Hello students, myself Mahmood Alam, your science teacher. Today I am going to teach you third part of your 10th lesson और environments. क्लास 5 का आज हम लोग 10 लेसन और environments का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. इसके पहले आप फर्स्ट पार्ट पढ़े हो, सेकेंड पार्ट पढ़े हो. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन. आज मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कल कुछ पढ़ाया था, उसका इफ़ेक्ट्स और उसको कैसे हम कम करेंगे और एसिड रेन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इसके पहले वीडियो में मैं आपको वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ाया था, इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ाया था. ओके, तो इन्वायरमेंट एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड इफेक्ट्स आवर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट्स. इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया था और वेस्ट लैंडफिल के बारे में पढ़ाया था कि लैंडफिल क्या है और इंसिनरेशन क्या है, बायोगैस प्लांट क्या है. उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल. रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के बारे में पढ़े थे कि हम लोग किस तरह किसी चीज़ को यूज़ करके उसके जगह पे अदर चीज़ का यूज़ करके, और जैसे कि हम डोनेट कर करके दूसरा थिंग्स, बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उससे बना करके अदर थिंग्स हम उसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके थे. उसके बाद हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स पढ़े थे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स क्या है. तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स में ये एक फेनोमिनन है जो नेचुरली होता है. ये रिस्पॉन्सिबल है जो अर्थ का हीट है उसको, सरफेस को एटमॉस्फेयर से मेंटेन करने के लिए. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. आज ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ग्रेट प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग के लिए, इस एनवायरनमेंट्स के लिए, इस अर्थ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कॉज क्या है, कारण क्या है, प्रिवेंट हम लोग कैसे करेंगे ना, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हो. ये सब जो पिक्चर्स हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज हैं, कारण हैं. अब देखिए, ये कार है, ये फायर है, डिफोरेस्टेशन होता है, ये स्मोक है, ये वेवन है. इससे जो गैसेस निकलते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को इफ़ेक्ट डालते हैं. अब देख लीजिए CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें इंजन से, पेट्रोल से, फ्यूल्स जब यूज़ होते हैं तो स्मोक जो निकलता है वो काफ़ी डेंजरस होता है. फायर से स्मोक निकलता है, उसके बाद डिफोरेस्टेशन होता है, जंगलों की कटाई होती है. ये सारी चीज़, ये चिमनी का स्मोक है, ये सब सारी चीज़ ग्लोबल वार्मिंग के कॉज है, कारण है. अब इसके बारे में हम लोग ये पिक्चर के माध्यम से देखिए. अब आपको मैं बता रहा हूँ कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन कुछ कॉमन जो एक्टिविटीज़ है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे. कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सब ऑफ द कॉमन इफेक्टिव्स दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे कारण हैं. उन कारणों में से कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी फैसिलिटीज लाइक लाइटिंग, रनिंग TV, स्टीरियो, हेयर ड्रायर, ड्राइविंग ए कार, हीटिंग ए मील इन द माइक्रोवेव. आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के साथ बिल्कुल
घुल मिल गया है। हर जगह हर चीज़ में हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि टीवी आपके घर चलता है, लाइटनिंग होती है, स्टेरियो आप बजाते हो, हेयर ड्रायर का यूज़ करते हो, कार चलता है, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीज़ से, जितने भी सारे चीज़ हैं सबको जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें बर्निंग फ्यूल्स होता है। जब बर्निंग फ्यूल्स होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलता है। जब जितने ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जब इसका यूज़ होता है तो उसमें से बर्निंग फ्यूल्स का यूज़ होता है। जब बर्निंग फ्यूल्स का यूज़ होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है, और वो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, ये माइक्रोवेव है, ये हेयर ड्रायर है, स्टेरियो सिस्टम। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक का यूज़ किया जाता है। आप बार्बर के दुकान पे जाते हो, हेयर ड्रायर के लिए आपको वो यूज़ करता है। खाना को हॉट रखने के लिए, फूड्स को हम लोग माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। इंजॉय करने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए हम लोग स्टेरियो का यूज़ करते हैं। इन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस कहलाता है, और वो एटमॉस्फेयर में फैल करके हमारे ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, तो ये सारे जितने पॉइंट्स आपको, जितने लाइटिंग वगैरह, टीवी, स्टेरियो, हेयर ड्रायर, ड्राइविंग कार, हीटिंग मेल इन अ माइक्रो, ये सब जिम्मेदार हैं किसके लिए? ये जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर दिस एक्टिविटीज इज मेड बाय बर्निंग फ्यूल्स। ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आपके नीड है, आप उसको यूज़ करते हो, वो बर्निंग फ्यूल्स में वही कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, नाइट्रोजन गैसेज वगैरह वगैरह निकालते रहते हैं। ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। नेक्स्ट पॉइंट, यू आर लुकिंग हियर अ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मशीन। एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर आल्सो रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। एयर कंडीशनर मशीन जो है, ये एयर कंडीशनर मशीन, और ये जो रेफ्रिजरेटर है, अक्सर आजकल लोग घरों में रेफ्रिजरेटर है, मीडियम क्लास के लोग भी रेफ्रिजरेटर रख रहे हैं। ऐसी तो हम रिच लोग रखते हैं ज़्यादातर, बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में ये एयर कंडीशनर का यूज़ होता है। तो ये एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, सच एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये एटमॉस्फेयर में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इन दोनों से फैलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है, कारण है। इन दोनों से भी CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है। लार्ज स्केल में जब हम प्लांट्स को, ट्रीज को काटते हैं तो उसको हम लोग डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये कटिंग कर रहा है ट्रीज का, यहाँ पे भी कटिंग हो रहा है ट्रीज का। तो ट्रीज को कट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, ये ट्रीज, प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जब ऑब्जर्व करने वाले को हम काट देंगे, यानी कि ट्रीज को, प्लांट्स को काट देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को कम हो जाएगा।
पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जब उसको ऑब्जर्व करेगा कौन? तो जब कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फैलते जाएगा। तो हमको डिफोरेस्टेशन को रोकना है। तो डिफोरेस्टेशन के चलते ये दोनों में देख रहे हैं, अब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, जिसके चलते एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है। ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब। पहले ही मैं बताया आपको कि पेड़ काटने से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्ब होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स इतनी आज पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, ये प्लांट से उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करने वाले ही जब कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फैल जाएगा। विथ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस, और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट्स है? आज ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में इंक्रीज होते जाएगा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत पहले 0.03% था, बट कुछ सालों में ये बढ़ करके, जब हम लोग आपकी क्लास में थे तो इतना पढ़ते थे कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, लेकिन अभी आपको बताया जाता है कि 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है। तो देखिए 0.01% कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर बर्फ से ढके होते हैं, वो मेल्ट होंगे, पिघलेंगे। अभी धीरे धीरे मेल्ट होते हैं, तो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और वो नदियों से होते हुए सीज में पहुंचते हैं पानी। लेकिन जब गर्मी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब और ज़्यादा होगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे पिघल जाएंगे, और पिघल जाएंगे तो सीज के अंदर, रिवर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि इस पानी को वो रोक सके, अपने अंदर रख सके। तो जब नहीं रोक पाएंगे, पानी को रख नहीं पाएंगे, सारे ग्लेशियर अचानक सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो एक फ्लड का रूप ले लेगा, और फ्लड जब आएगा तो पूरा दुनिया उसी में ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या आएगी अगर हम अभी से इसके बारे में नहीं सोचे, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो आने वाले फ्यूचर में हमको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए एक ग्लेशियर है, ये देखिए ये रिवर्स है, यहाँ से ये मेल्ट हो करके, पिघल करके ग्लेशियर के जो बर्फ है वो पिघल करके इन नदियों में ही आएंगे। जब अचानक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो इन नदियों में पानी ज़्यादा हो जाएगा, और जब ज़्यादा होगा तो फ्लड आना निश्चित है, फ्लड आएगा ही। ऐसा फ्लड आएगा जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है डूब जाएगा, पूरा वर्ल्ड डूब सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें अच्छी से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट,
Global warming lead to increase melting of glacier, which over the years will result in rise of sea level. मैं आपको बताया कि सी लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे, और जब सी लेवल बढ़ेंगे तो फ्लड आना निश्चित है। फ्लड आएगा ही। लो लॉइंग एरिया जो है, जो भी आइलैंड के किनारे का जो रिवर्स के सीज के जो किनारे वाले जगह हैं उनमें फ्लड आएगा ही। When the sea levels rise, the water covers many low-lying islands and cause flooding. और फ्लड आएगा, 100% फ्लड आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा? क्योंकि हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, अदर अपने नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ऐसे चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आज व्हीकल्स देखिए कितना ज़्यादा रोड पे दौड़ रही है, ये सारे सीएफसी गैस को रिलीज़ करते हैं। जब सीएफसी गैस ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बढ़ना निश्चित है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो जो लो लाइंग एरिया है उसमें फ्लड आएगा ही। जब ज़्यादा अगर मेल्ट होंगे तो हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड भी उसमें क्या हो जाए, डूब जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द वेदर कंडीशन एंड रेनफॉल पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। इट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द वेदर, जैसे डिफोरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वेदर में भी चेंजिंग होगा। वेदर जब चेंज होंगे, ज़्यादा हो, असमय रेन हो जाए, गर्मी ज़्यादा पड़े, हो सकता है कि जहाँ रेगिस्तान में रेन नहीं होता है वहाँ भी फ्लड आ जाए। अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो ये सब कुछ संभव है। बिना मौसम के बारिश, गर्मी ज़्यादा, ठंडा ज़्यादा, ये सब प्रॉब्लम को हमको फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि रेन ज़्यादा होने के चलते ये शहर, सिटी पानी में डूब गया है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा समस्या आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारे रोड इसमें पानी भर गए हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है, उसका इफेक्ट्स है। उसके इफेक्ट्स हैं ये कि ये अचानक बारिश होगी, ज़्यादा बारिश हो सकता है कि डिजर्ट में भी ऐसा बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। कुछ स्टेप्स उठा करके हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो आज सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। स्टेप टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। तो जिन जिन चीज़ों से ये हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट, कट डाउन द यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम, कोल वगैरह, इसका यूज हम कम करेंगे। गांव देहात में लकड़ी वगैरह का ज़्यादा यूज होता है, कोयले का यूज होता है, कोल का यूज होता है। पेट्रोल, डीजल, कार्स वगैरह, बसेस वगैरह में, बाइक वगैरह में यूज हो रहे हैं, इनको हम कम करेंगे। नीड्स हो तभी कहीं जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट बस जो है उसका हम यूज करेंगे, पब्लिक बस। अगर हमें ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो अपना गाड़ी अगर लेके जाते हैं, सभी लोग अपना अपना गाड़ी लेके जाएंगे जिनके पास है, तो फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा, आप इससे फ्यूल भी सेव करेंगे।
और एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन से बचा भी सकते हैं, अपनी ग्लोबल वार्मिंग को भी बचा सकते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो कट डाउन द यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना होगा। रिड्यूस डिफोरेस्टेशन एंड प्लांट ट्रीज। डिफोरेस्टेशन, आप वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे, वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे और प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जब हम वनों की कटाई पर, फॉरेस्ट कट पे रोक लगाएंगे, डिफोरेस्टेशन को रोकेंगे और प्लांट जितना ज़्यादा हो सके अगर हम प्लांट को लगाएंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जरूरी है रोकने के लिए कि हम प्लांट लगाएं और डिफोरेस्टेशन को रोकें, स्टॉप करें डिफोरेस्टेशन को, जंगल कटाई को रोकें। लेकिन आज इतने नीड्स हो गए हैं, मिल फैक्ट्री, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना होगा। ज़्यादा जब हम प्लांट लगाएंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। द मोर प्लांट्स हमको लगाना है। बाय एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंस, ऐसे एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंस यूज करेंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, बैटरी का हम यूज करेंगे। उसकी जगह पे आजकल देखिए आप, बैटरी वाले गाड़ी आ गए हैं, बाइक आ गए हैं। सीएनजी का यूज करेंगे हम, सीएनजी का यूज करेंगे हम, सीएनजी वगैरह का यूज करेंगे, सीएनजी वगैरह का यूज करेंगे हम। और हम बैटरी वाले गाड़ी का यूज करेंगे। जो भी घरों में भी थिंग्स यूज हो रहे हैं उसको कम एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंस का यूज करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड रेन। एसिड रेन, यह भी एसिड रेन दैट यूजुअली एसिडिक, ये एसिडिक होता है। यह भी बहुत डेंजर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर जब एयर में ज़्यादा हो जाता है तो ये एसिड रेन की संभावना ज़्यादा होती है। इसके भी रीज़न है जिससे एसिड रेन होता है। एसिड रेन है क्या? एसिड रेन इज द रेन दैट इज अनयूजुअली एसिडिक। आप जानते हो कि एसिड क्या होता है? जो बैटरी में यूज होता है, जो जला देता है किसी चीज को, कपड़े वगैरह पे गिर जाए तो उसको जला देता है कपड़े को, तो ये एसिडिक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इट इज मेनली कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ ऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन एयर। इससे क्या होता है? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने के चलते ये एसिड, व्हेन इट रेन्स दिस गैसेस गेट डिसॉल्व रेन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड्स। जब ये रेन के संपर्क में ये एयर आता है तो एसिड रेन का रूप ले लेता है, और जब एसिड रेन गिरता है इस अर्थ पे तो बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक चीज़ है, मेटल्स के चीज़ हैं, उनको ये क्या करता है, उनके क्लॉट्स रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके उनको नुकसान पहुंचाता है। और यही एसिड फॉल ऑन द ग्राउंड इज एसिड रेन। आप यहां एक पिक्चर देखें, देखिए मिल फैक्ट्रीज जो हैं, ये व्हीकल्स, ये सब जो इससे गैसेस निकलते हैं, NO2, SO2, ये सब गैसेस जो हैं, ये सल्फर इसमें है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें
कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है जो एयर के साथ मिलकर के जब रेन होता है तो उसके साथ मिलकर के ये एसिड रेन करते हैं। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को बैड इफेक्ट डालता है, लिविंग थिंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को। कैसे? इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड दस डैमेज वेजिटेशन। ये जो मिट्टी की पावर है उसको खत्म कर देता है, क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, सारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो पॉल्यूट्स वाटर बॉडीज दस इफेक्टिंग एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ्स। वाटर बॉडीज में नदी, पॉन्ड्स, सीज में जो वाटर बॉडीज में जो एनिमल्स होते हैं उनको भी ये काफ़ी नुकसान करता है, काफ़ी नुकसान करता है एनिमल्स को। ये उस वाटर में मिल करके उस जो लिविंग थिंग्स हैं उनको काफ़ी नुकसान करता है। नेक्स्ट, it coats metals, paints and other materials thus damaging building। कोट्स मैंने रिएक्शन करके मेटल्स को, पेंट्स को, अदर मटेरियल्स को दस डैमेजिंग बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे मेटल्स ऐतिहासिक जैसे ताजमहल वगैरह उस पर पड़ करके ये उनको काफ़ी नुकसान करता है, रिएक्शन करता है। धातुओं के साथ, मेटल्स के साथ केमिकल रिएक्शन करके उनको ये डैमेज करता है। फॉर एग्जांपल, ताजमहल इज लॉसिंग इट्स लस्टर एंड टर्निंग पेल येलो ड्यू टू एसिड रेन कास्ट रिलीज बाय द रिलीज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। एक तेल का बहुत बड़ा रिफाइनरी आगरा में है जिससे बहुत सारे गैसेस, सल्फर कंपाउंड निकलता है जिससे ताजमहल के लस्टर, उसके शाइनिंग को वो ख़त्म कर रहा है। एसिड रेन वहाँ होता है, उसके चलते बहुत सारे चमड़ा के वहाँ फैक्ट्री थे। मथुरा रिफाइनरी है आगरा में, जिसके चलते वहाँ का जो एयर है वो एसिडिक हो गया और जब रेन होता है तो ताजमहल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग को, बड़े बड़े मेटल्स को देखिए। ताजमहल पहले ऐसा था, वाइट था बिल्कुल, लेकिन जब से एसिड रेन शुरू हुआ तो ये पेल हो गया, पीला हो गया। आप देख रहे हो कि ये पीला पड़ गया, ये पीला पड़ गया। तो ये एसिड रेन का इफेक्ट से कि ये ताजमहल जो बिल्कुल पहले शाइन चमकता था, इसका लस्टर क्या हुआ, खत्म हुआ, ये पेल पड़ गया और ये पीला दिखाई देने लगा। नेक्स्ट, ये मथुरा रिफाइनरी है जो आगरा में है, जिसके बारे में बताया गया कि सल्फर कंपाउंड्स ज़्यादा यहाँ से रिलीज होता है जिससे एसिड रेन होता है। ये मथुरा रिफाइनरी है जो काफ़ी मात्रा में सल्फर कंपाउंड रिलीज करता है जिसके चलते वहाँ पे एसिड रेन आगरा में होता है। अब है प्रिवेंट, लास्ट पॉइंट है ये हमारा प्रिवेंट। आप कैसे एसिड रेन से बचेंगे? सम ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग आर रिड्यूस व्हीकुलर पोल्यूशन बाय यूजिंग फ्यूल्स लाइक सीएनजी। अगर हम एसिड रेन को रोकना है तो सबसे पहले गाड़ी वगैरह को कंट्रोल करेंगे। सोलर से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले, सीएनजी से चलने वाले गाड़ी का हमको व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। पेट्रोलियम, डीजल वगैरह से चलने वाले गाड़ियों को कम करना होगा। इसके लिए सरकार कोशिश भी करे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले भी आ गए हैं।
यूज़ एलपीजी फॉर डोमेस्टिक यूज़। घरों में आजकल हम लोगों के एलपीजी गैस यूज़ हो रहा है, लकड़ी के कोयले के जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी गैस का यूज़ करेंगे तो एसिड रेन कम हो सकता है। तो आगे हम लोग ये चैप्टर ख़त्म हुआ। फॉसिल फ्यूल को यूज़ कम करना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह सेफली से उसको डिस्पोज कर देना है, तो एसिड रेन नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सेशन ऑफ इन्वायरमेंट को हम कैसे अपने बचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।